आज हम बात करेंगे पीपीएससी लेक्चरर पेपर, ठीक है, मेल और फीमेल का 2020 में हुआ था। तो यहाँ पे मेरे पास 100 क्वेश्चन है, तो आज हम इन 100 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वॉलंटरी मसल टोनस इज़ प्राइमरली, जो वॉलंटरी मसल होते हैं वो मसल जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। तो उनकी जो टोनस होती है, यानी उनका जो तनाव होता है, उनकी जो मूवमेंट होती है, उनकी जो हरकत होती है, वो कौन कंट्रोल करता है? इस प्राइमरली क्या होती है? वो ऑस्टोजेनिक होती है, ये क्या होती है? तो वो न्यूरोजेनिक होती है। वॉलंटरी मसल वो मसल होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं और ये सोमैटिक सिस्टम कंट्रोल करते हैं इनकी मूवमेंट को। तो ये जो है ये न्यूरोजेनिक होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, चाइल्ड हु हैज़ फेंटेड शुड बी, एक ऐसा बच्चा जो बेहोश हो चुका है उसके साथ क्या करना चाहिए? यानी उसको आप पिल्लो देंगे उसके सर के नीचे, या उसको गर्म पानी देंगे, या उसको जगाएंगे जितना जल्दी हो सकता है, या उसको आप लेटा रहने देंगे और खामोशी इख्तियार कर लेंगे उसके पास। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो सही आंसर है वो ये है कि हम उसको जगाएंगे एज सून एज पॉसिबल है, ऐसा बच्चा जो बेहोश हो चुका है। उसके बाद है, इनकरेक्ट इन द केयर ऑफ अ स्प्रेन्ड एंकल एन इनकरेक्ट प्रोसीजर इन फर्स्ट एड वुड बी, अगर किसी का स्प्रेन एंकल हो चुका है, एंकल मुड़ चुका है, और तो उसके लिए क्या हमारे पास फर्स्ट एड का जो सबसे इनकरेक्ट प्रोसीजर है, जो हमें कभी फॉलो नहीं करना चाहिए, वो कौन सा है फर्स्ट एड का? तो यहाँ पे हम देखें तो एलिवेट द स्पेन पार्ट है, ये तो सही चीज़ है। अप्लाई कोल्ड एप्लीकेशन है, ये भी ठीक है। मिसाज द पार्ट टू रिस्टोर सर्कुलेशन है, और अप्लाई अ टेम्परेरी स्पॉट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी। लेकिन ये जो मेथड है ना सी वाला, ये ठीक नहीं है। हमें मिसाज कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिसाज करने से और ज़्यादा सर्कुलेशन होगी, वो तो आगे ही इंजर है, तो वहाँ से खून का बहाव ज़्यादा नश हो जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये वाला इनकरेक्ट प्रोसीजर है जिसको हमें कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए अगर किसी का एंकल स्प्रेन है। उसके बाद है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, द यूथ फिटनेस टेस्ट बैटरी ऑथोराइज्ड बाय द अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एक्सेप्ट है। ये जो हमारे पास अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एक एसोसिएशन है, इसने एक यूथ फिटनेस टेस्ट बैटरी बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? यूथ फिटनेस टेस्ट बैटरी बनाई हुई है। उसके अंदर ये इनमें से कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, यानी जो शामिल नहीं है यूथ फिटनेस टेस्ट बैटरी के अंदर, वो कौन सी ऑप्शन है? तो द सॉफ्ट बॉल थ्रो एंड द 600 यार्ड रन वॉक, ये सही है, इसमें शामिल है। द स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एंड द 50 यार्ड डैश, ये भी शामिल है। द शटल रन एंड सिटअप्स, ये भी शामिल है। सिर्फ पुशअप्स एंड स्क्वाट थ्रस्ट शामिल नहीं है, इसीलिए ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि उसने यही पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है यूथ फिटनेस टेस्ट बैटरी में। उसके बाद हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन रेड क्रॉस फर्स्ट एड प्रोसीजर फॉर अ पर्सन विद द ब्रोकन नेक इज़ टू कीप हिम। वो कहता है कि अगर हम देखें कि जो अमेरिकन रेड क्रॉस फर्स्ट एड प्रोसीजर है फॉर अ पर्सन, जो जिस पर्सन की गर्दन टूट चुकी है, उसके लिए जो फर्स्ट एड का प्रोसीजर है वो अमेरिकन रेड क्रॉस के मुताबिक क्या होना चाहिए? क्या उसको हम क्या करें उसके लिए फर्स्ट एड पे? सिटिंग इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, क्या उसको बैठा दें किसी कंफर्टेबल पोजीशन में, या लाइंग फेस डाउन, या उसको हम उल्टा लटा दें, या लाइंग फेस अप, या उसको सीधा लटाएं, या लाइंग ऑन हिज साइड है, या उसको साइड पे लटा दें। अगर हम देखें तो वैसे तो ये होना चाहिए कि वो जैसे भी है उसको वैसा ही रहना, इसको मूवमेंट नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे कहा गया है कि उसको किस तरह से रखें, तो यहाँ पे ये है कि ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है कि उसको सीधा लटा दे बजाय कि उल्टा सीधा लटाने के। उसके बाद यहाँ पे है, इन केसेस ऑफ फ्रॉस्ट बाइट द एप्लीकेशन ऑफ हॉट वाटर टू द अफेक्टेड एरिया कॉजेज, अगर आप किसी को फ्रॉस्ट बाइट हुआ है तो इसके नतीजे में अगर आप एक हॉट वाटर जो है वो उसके उस टिश्यू पे करते हो, हॉट वाटर की एप्लीकेशन करते हो, तो क्या होगा उस टिश्यू पे जो फ्रॉस्ट बाइट का शिकार है? द एरिया टू बिकम गैंग्रियस है, या द सडन डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स है, या मसल स्पैजम्स है इन द अफेक्टेड एरिया है, या लॉस ऑफ सेंसेशन है इन द एरिया है। तो क्या होगा कि डायलेशन होगी।
ऑप्शन बी ज़ राइट ऑप्शन है कि या सडन डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स होगी, यानी ब्लड वेसल्स फैल जाएंगी क्योंकि जो हॉट वाटर है उसकी एप्लीकेशन किया आपने ऐसा एरिया जो कि फ्रोस्टबाइट का शिकार है। उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ ट्रोमेटिक शॉक एक्सेप्ट है। अगर किसी को ट्रोमेटिक शॉक हुआ है तो उसको कौन से सिम्टम्स होंगे, इनमें से कौन सा सिम्टम ऐसा है जो सही सिम्टम नहीं है, जो नहीं होता वो आपने ढूंढना है। तो रैपिड पल्स रेट जो है ये सही है, ऐसा होता है। रेड स्किन जो है ये आई थिंक नहीं होती, इसलिए रेड स्किन जो है इसका सही आंसर है। जब किसी को ट्रोमेटिक शॉक पहुंचता है तो उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं, उसकी ब्रीथिंग स्लो हो जाती है, उसका हार्ट रेट फास्ट होता है, उसकी पल्स रेट फास्ट होता है, लेकिन उसकी स्किन रेड नहीं होती, इसलिए ये सही आंसर है। उसने यही पूछा कि क्या नहीं होता। उसके बाद है ऑफ द फॉलोइंग स्टंट्स द मोस्ट एडवांस्ड। अगर ये सारे स्टंट हम करें तो इनमें से सबसे एडवांस्ड वाला स्टंट कौन सा है? एक है हैंड स्टैंड इनटू द फॉरवर्ड रोल है, तो बड़े ही आसान है। बैकवर्ड रोल विद द स्नैप डाउन है, हैंड स्टैंड इनटू राउंड ऑफ है, या किकअप इनटू अ फॉरवर्ड रोल है। तो जो किकअप करना फॉरवर्ड रोल में ये सबसे मुश्किल समझा जाता है, ये इन तमाम में से सबसे एडवांस समझा जाता है। किकअप इनटू अ फॉरवर्ड रोल है। उसके बाद है इन जनरल व्हेन डिसमाउंटिंग फ्रॉम अ स्विंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल बार इट शुड बी डन एट द। वो कहता है अगर इन जनरल व्हेन डिसमाउंटिंग, जब आप जैसे हॉरिजॉन्टल बार क्या होती है, हॉरिजॉन्टल बार जो है जैसे ये एक बार है, ये हॉरिजॉन्टल होता है ये वाला, और ये वर्टिकल होता है। ये जो होगी ये वर्टिकल होगी और ये वाली जो होगी ये हॉरिजॉन्टल होगी। तो कहता है अगर एक पर्सन हॉरिजॉन्टल बार पे यानी एक ऐसी बार के ऊपर स्विंग कर रहा है, यहाँ से वो छलांग लगाता है और फिर ऐसे करता हुआ वो उसके इर्द गिर्द स्विंग कर रहा है अगर एक पर्सन, तो क्या होगा, जब वो डिसमाउंटिंग कर रहा है यानी जब नीचे उतर रहा है, यहाँ से वो स्टार्ट करेगा और यहाँ से ऊपर से वो होता हुआ डिसमाउंटिंग करेगा, नीचे उतरेगा इस बार से। तो जब वो नीचे उतरता है तो वो कब कौन सी पोजीशन में होता है? हॉरिजॉन्टल बार शुड बी डन एट द, वो कब ख़त्म होगी? एंड ऑफ द फॉरवर्ड स्विंग है, मिडल ऑफ द फॉरवर्ड स्विंग है, एंड ऑफ द बैकवर्ड स्विंग है या बिगिनिंग ऑफ द बैकवर्ड स्विंग है। हम सबको पता है कि जब एंड ऑफ द बैकवर्ड स्विंग होगा तभी उसकी वो जो डिसमाउंटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, डन हो जाएगी, जबकि बैकवर्ड ऑफ स्विंग होगा। हाउ मैनी अटेम्प्ट्स अ हाई जंपर गेट्स एट ईच हाइट है। हम सबको पता है कि 3 मिलती हैं उसको जंप, एक हाई जंपर को 3 अटैम्प्ट्स मिलती हैं किसी भी हाइट को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद है इफ़ अ पपिल इज़ एक्सपीरियंसिंग ट्रबल इन परफॉर्मिंग द फॉरवर्ड रोल द टीचर शुड टेल हिम टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर एक बच्चा है, एक शागिर्द है, उसको फॉरवर्ड रोल करते हुए मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो एक टीचर जो है वो उसे क्या कहेगा और क्या नहीं कहेगा, यानी उसको क्या नहीं कहना चाहिए। टेल हिम टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें से कौन सी चीज़ है जिसको नहीं कहनी चाहिए? तो यहाँ हमारे पास जो है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ग्रैब्स द एंकल इन ऑर्डर टू स्टे इन टक पोजिशन है, हैव द फोरहेड मेक द इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द मैट है, कीप द वेट ऑन द हैंड्स है, प्लेस द हैंड्स ऑन द मैट सो डैट द नीज आर बिटवीन द आर्म्स ड्यूरिंग द स्क्वाड स्टार्ट है। तो ये सब तो ये भी ठीक बात है कि उसको अपने एंकल को ग्रैब्स करना चाहिए ताकि वो एक पोजीशन बना सके फॉरवर्ड रोल के लिए, और ये तो ठीक है बिल्कुल पहले वाला। तो हैव द फोरहेड मेक द इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द मैट, अगर वो अपना माथा लगा लेगा मैट के साथ तो फॉरवर्ड रोल कभी कर पाएगा वो? कभी भी नहीं, क्योंकि हम कभी भी अपना फोरहेड नहीं लगाते फॉरवर्ड रोल करते हुए। तो ये चीज़ जो है ये सही ऑप्शन है कि ये जो चीज़ है ये नहीं कहनी चाहिए टीचर को किसी ऐसे बच्चे को जो मुश्किल फील कर रहा है फॉरवर्ड रोल करते हुए। उसके बाद है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग टाइप्स ऑफ डाइट्स विच डॉक्टर प्रेस्क्राइब फॉर वेरियस मैलेडीज। आई थिंक यहाँ लेडीज़ होगा, तो ये यहाँ पे लेडीज़ आएगा, वेरियस लेडीज़ आएगा, तो यहाँ जो MA का इजाफा है ये थोड़ा सा रॉन्ग है, वेरियस लेडीज़। द इनकरेक्ट वन इज़ a light diet is one that is modified to provide for loss of
वेट है, ये सही चीज़ है। अ सॉफ्ट डाइट इज़ वन दैट लीव्स लिटल रीजन्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये भी ठीक है कि अगर किसी का डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो ठीक नहीं काम कर रहा तो वो सॉफ्ट डाइट यूज़ कर सकता है। अ लिक्विड डाइट परमिट्स द यूज़ ऑफ एनी फूड दैट विल लिक्विफाई एट बॉडी टेम्परेचर है। तो ये वाला जो है ये सही नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, जो इनकरेक्ट है। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वुमेन्स को डिफरेंट डाइट्स के बारे में, तो इनमें से कौन स्टेटमेंट गलत है। तो ये जो लिक्विड डाइट है ये वाली स्टेटमेंट गलत है कि लिक्विड डाइट तो कभी भी नहीं परमिट्स की जाती लिक्विफाई करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को। तो ये जो चीज़ है ये गलत है। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही है, क्योंकि वो यही पूछ रहा है कि इनकरेक्ट वन कौन सी है। उसके बाद है इन द टीचिंग ऑफ द बैकवर्ड रोल द लीस्ट इफेक्टिव इज़ टू, तो कहता है अगर आप किसी को बैक रोल करना सिखा रहे हो तो सबसे लीस्ट इफेक्टिव कौन सी है, यानी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, और जो सबसे लास्ट में आती है। जब आप किसी बच्चे को सिखा रहे होते हो बैकवर्ड रोल करना, तो इन ऑप्शन में से कौन सी सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है सिट क्लोज टू द हील्स है, उसके बाद है कीप योर हेड फॉरवर्ड एंड योर बैक राउंडेड है, उसके बाद है अलाउ योर नी टू स्टे क्लोज टू द चेस्ट थ्रू आउट है, उसके बाद है कॉन्टैक्ट द मैट विद योर नीज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कॉन्टैक्ट द मैट विद योर नीज है ये सबसे लीस्ट में आता है, क्योंकि सबसे पहले तो उसको अपने हील्स के क्लोज बैठना है, फिर उसको अपने हेड फॉरवर्ड करना है और बैक को राउंडेड करना है और नीज को स्टे रखना है क्लोज टू चेस्ट के थ्रू आउट। तो जो सबसे लास्ट में कॉन्टैक्ट द मैट विद योर नीज है ये सबसे लास्ट में है, क्योंकि सबसे लास्ट में ही इसकी इंपॉर्टेंस आती है। उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग स्विमिंग इज़ करेक्ट एक्सेप्ट है। वो कहता है ये जितनी भी बातें यहाँ लिखी हुई हैं ना, ये इन सब में से कौन सी वाली ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग स्विमिंग इज़ करेक्ट एक्सेप्ट है। सब ठीक है, लेकिन कौन सी गलत है, इनमें से गलत तलाश करनी है, जो रॉन्ग है वो तलाश करनी है इन चार ऑप्शन में से। तो पहले ऑप्शन है द रेस्टिंग बैक स्ट्रोक इज़ अ गुड लीड अप स्ट्रोक टू द ब्रेस्ट स्ट्रोक है, यानी अगर आप एक रेस्टिंग बैक स्ट्रोक करते हो तो बड़ा अच्छा है आपके लिए कि अगर आप सीखना चाहते हो ब्रेस्ट स्ट्रोक को। दूसरी ऑप्शन कहते हैं द फ्रंट रोल स्ट्रोक इज़ अ गुड लीड अप स्ट्रोक टू द बैक रोल है, अगर आप फ्रंट रोल करते हो तो आपको बैक रोल करना आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन कहती है द साइड स्ट्रोक इज़ अ गुड लीड अप स्ट्रोक टू द बटरफ्लाई स्ट्रोक है। थर्ड स्ट्रोक कहती है कि अगर आप साइड स्ट्रोक करते हो ना तो वो बटरफ्लाई स्ट्रोक सीखने के लिए बड़ी अच्छी है। और फोर्थ ऑप्शन कहती है द ब्रेस्ट स्ट्रोक इज़ अ गुड लीड अप स्ट्रोक टू द टाइड स्विमर कैरी है। और फोर्थ ऑप्शन कहती है कि जो ब्रेस्ट स्ट्रोक है ना वो बड़ी अच्छी है उस पर्सन के लिए थक चुका है स्विमिंग कर करके, तो उसके लिए अच्छी है कौन सी, ब्रेस्ट स्ट्रोक, जो स्विमर थक चुका है। तो यहाँ पर सबसे गलत बात जो की गई है ना वो ये है कि जो हमारे पास, एक तो मुझे ये गलत लगी है साइड स्ट्रोक जो है इसका कोई ताल्लुक नहीं है बटरफ्लाई स्ट्रोक से, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, जो कि गलत बात जो यहाँ पे की गई है वो ये है, रॉन्ग वन जो है। उसके बाद है ज्यूरी ऑफ अपील कमेटी शेल कंसिस्ट है, ज्यूरी ऑफ अपील कमेटी एथलेटिक्स के अंदर कितने लोगों पे कंसिस्ट करती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 3 और 5%, दूसरी ऑप्शन है 3 और 5 और 7%, थर्ड ऑप्शन है 7 और 9% और डी है नन ऑफ दिस है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है या तो 3 पे होगी या 5 पे या 7% पर कंसिस्ट कर रही होगी, ज्यूरी ऑफ अपील है। उसके बाद है ऑल इंटरनेशनल कंपटीशन शैल बी हेल्ड अंडर द रूल्स ऑफ द, वो कहता है जितने भी इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं एथलेटिक्स के, यहाँ पे जो ऑप्शन है तो वो किसके अंडर गवर्निंग बॉडी कौन सी होती है, IAF होती है, IOA होती है, AAFI है, नन ऑफ दीज है। तो हमें पता है इनमें से कोई भी नहीं होती, या तो IAF थी पहले, अब उसका नाम बन चुका है वर्ल्ड एथलेटिक्स, तो इनमें से वो यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस का राइट आंसर होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तकनीक्स, कोऑर्डिनेशन, मेटाबॉलिक पावर, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द फैक्टर डिटर्मिनिंग है। अगर आपके पास एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, तकनीक है, कोऑर्डिनेशन है, मेटाबॉलिक पावर है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो क्या डिटर्मिनिंग करेगी, कौन सी एबिलिटी को करेगी डिटर्मिनिंग, रिएक्शन एबिलिटी को, मूवमेंट स्पीड को या स्पीड एंडोरेंस को। तो अगर हम इन सब को देखें तो रिएक्शन एबिलिटी जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आपके पास ये सब कुछ है। उसके बाद है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तकनीक्स, कोऑर्डिनेशन, मोबिलिटी ऑफ CNS, फ्लेक्सिबिलिटी आर द फैक्टर डिटर्मिनिंग। जब आपके अंदर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, तकनीक्स है, कोऑर्डिनेशन है, CNS की मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो कौन से फैक्टर डिटर्मिनेंट, तो आपके पास कौन सी एबिलिटी आएगी, एक्सप्रेशन एबिलिटी आएगी, रिएक्शन आएगी, लोकोमोटर आएगी, कौन सी आएगी, तो आप में लोकोमोटर एबिलिटी आएगी। लोकोमोटर मीन हरकत करना जो होता है वो लोकोमोटर में आता है। उसके बाद है फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स इज़ द फैक्टर्स डिटर्मिनिंग,
देखें जो फंक्शनल क्या होता है, किसी से काम करना, जो फंक्शनल कैपेसिटी होती है एक सेंस ऑर्गन्स की, वो कौन से फैक्टर अगर वो अच्छी है तो वो डिटर्मिनिंग करती है किस चीज़ को, आपकी किस एबिलिटी को डिटर्मिनिंग करती है, तो वो करती है रिएक्शन एबिलिटी को। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंस ऑर्गन है, जितने ज़्यादा ये बेहतर काम करेंगे तो ये आपकी रिएक्शन एबिलिटी उतनी अच्छी होगी। तो ऑप्शन ए है वो ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग कंपटीशन पीरियड इंटेंसिटी इज़ कैप्ट। ड्यूरिंग कंपटीशन पीरियड इंटेंसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, या हाई और लो होनी चाहिए, नन ऑफ दीज होनी चाहिए। देखें अगर मैं आपसे नॉर्मल जनरली बात करूं तो हाई ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है ए एंड बी सी पे। तो अगर ये भी है देखा जाए, अगर आपका मुकाबला किसी ऐसे पड़ता है एथलीट के साथ या आपके ओपोनेंट के साथ जो बड़ा ही जिसका लेवल कोई इतना आपके लेवल का नहीं है, तो आप अपनी इंटेंसिटी को लो भी रख सकते हैं ताकि जो आने वाले मैचेस हैं उनके लिए आपकी जो एनर्जी है वो सके। तो ये भी एक तकनीक होती है इसके ऊपर काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी टीम्स जो हैं वो अमल करती हैं। तो सी भी इसका सही आंसर हो सकता है और ए भी इसका सही आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी एक चूज़ करना चाहो तो आप सी को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद है ड्यूरिंग ट्रांजिशनल पीरियड द इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम इज़ कैप्ट। ये ट्रांजिशनल पीरियड कौन सा होता है, जो कि एट द एंड ऑफ योर टूर्नामेंट आता है। जब आप कोई कंपटीशन को खेल लेते हो तो उसके बाद जो रेस्ट पीरियड आता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। आप जानते हो उसमें इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा लो होती है। ड्यूरिंग ट्रांजिशनल पीरियड जो इंटेंसिटी होती है एंड वॉल्यूम होता है वो दोनों लो हो जाता है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देनी है। मेरी आपने देखी होंगी वीडियो जिसमें मैंने बताया है, उसमें जो हमने बताया था पार्ट्स ऑफ पीरियडाइजेशन, तो वहाँ मैंने बताया था कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए ड्यूरिंग, पोस्ट एंड आफ्टर द कंपटीशन है। एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली टू अ सिग्नल इज कॉल्ड। अगर आपके अंदर एबिलिटी है कि आप बड़ी क्विकली और बड़ी इफेक्टिवली रिएक्ट करते हो, तो ये किस चीज़ की एबिलिटी है, रिएक्शन एबिलिटी है या ओरिएंटेशन एबिलिटी है, कौन सी है? तो ये ओरिएंटेशन एबिलिटी होती है। अभी आप सोच रहे हो कि रिएक्शन एबिलिटी क्यों नहीं है। रिएक्शन एबिलिटी एक छोटी सी, ये कितनी जो ओरिएंटेशन एबिलिटी है ना, ये ज़्यादा एक ब्रॉड चीज़ का नाम है, क्योंकि आप रिएक्ट भी कर रहे हो और इफेक्टली क्विकली भी और इफेक्टिवली, तो ये ओरिएंटेशन एबिलिटी जो है ये इसमें आएगा। द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट्स मूवमेंट विद वन एनदर इज रिलेशन टू डेफिनाइट गोल ओरिएंटेड होल बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड। अगर आपके अंदर एबिलिटी है कि आपकी बॉडी पार्ट्स आपस में मिलकर काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं गोल ओरिएंटेड होकर, तो ये कौन सी एबिलिटी है कि आपकी बॉडी के पार्ट्स आपस में मिलके बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कौन सी एबिलिटी है, ये कपलिंग एबिलिटी है, क्योंकि वो ऐसा मिल के काम कर रहे हैं पूरी बॉडी के पार्ट्स और एक गोल को अचीव करने के लिए एक मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसको हम कपलिंग एबिलिटी कहेंगे। The ability to determine the change of position and movement of the body in time and space in relation to a definite field of action is called। अगर आपकी बॉडी जो है वो चेंज ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी को टाइम के साथ जज कर लेती है, तो ये आपकी कौन सी एबिलिटी है? बैलेंस है, ओरिएंटेशन है, रिथम एबिलिटी है, कौन सी है? तो ये आपकी है, ये आपकी ओरिएंटेशन एबिलिटी है। उसके बाद द एबिलिटी टू परसीव द एक्सटर्नली गिवन रिथम एंड रिप्रोड्यूस इट इन मोटर एक्शन इज कॉल्ड। देखें एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप एक्सटर्नली गिवन रिथम, यानी आप बाहर से कोई चीज़ देखते हो कि एक पर्सन ने अगर कोई मूवमेंट की है तो कितने रिथम के साथ किया है, जब आप उसको देखते हो परसीव करते हो तो आप फिर उसको एंड रिप्रोड्यूस फिर आप खुद भी उसे करके दिखाते हो। तो ये आपकी कौन सी एबिलिटी है? आपने याद रखना है, जब भी आप किसी चीज़ को रिथमली करते हो और पहले उसको देखते हो वो कैसे की गई है और फिर से रिथमली करके दिखाते हो, तो वो आपकी रिथम एबिलिटी ही होगी। कौन सी होगी? रिथम एबिलिटी। उसके बाद है बैलिस्टिक मेथड इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग। क्या इम्प्रूव करता है बैलिस्टिक मेथड? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। उसके बाद है एन एरोबिक कैपेसिटी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आर द फैक्टर्स डिटर्मिनिंग। जो आपकी एनरोबिक कैपेसिटी होती है और जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है वो क्या डिटर्मिनेट करते हैं? वो डिटर्मिनिंग करते हैं आपकी मूवमेंट स्पीड को। किसको? मूवमेंट स्पीड को। उसके बाद है फॉरवर्ड ट्रेनिंग मेथड इम्प्रूव्स। अगर हम फॉरवर्ड ट्रेनिंग की बात करें
तो इसके अंदर क्या कुछ आएगा, एंडोरेंस आएगा, स्पीड आएगा, स्ट्रेंथ क्या आएगा, क्या इंप्रूव करती है फार्टलेक ट्रेनिंग। फार्टलेक ट्रेनिंग जो है वो स्पीड एंडोरेंस दोनों को इंप्रूव करती है, लेकिन अगर आपने इनमें से किसी एक को चूज़ करना है तो आप एंडोरेंस को चूज़ कर लो। उसके बाद है इफ़ अ प्लेयर ऑन द कोर्ट ट्रिप्स एंड फेल्स फॉल डाउन व्हाट प्ले इज़ कॉल्ड है। अगर एक प्लेयर है कोर्ट पे और वो गिर रहा है, वो गिर जाता है, तो फिर क्या होगा, द प्ले कंटिन्यू एज इट नॉर्मली वुड, द प्ले इज स्टॉप्ड एंड द टाइम आउट इज अलाउड, या द प्ले इज स्टॉप्ड अ रिसर्व इज अलाउड है। तो क्या होता है, अगर एक प्लेयर गिर जाता है तो हम क्या करेंगे, तो हम द प्ले कंटिन्यू एज इट नॉर्मली वुड है। क्या कभी आपने देखा है कि अगर कोई प्लेयर गिर जाए कोर्ट में तो हम क्या खेल को रोक देंगे? प्लेयर तो गिरते रहते हैं कोर्ट में, अगर वो ज़ख्मी नहीं हुआ, सिर्फ गिरा है और गिर के उठ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, द प्ले कंटिन्यू एज इट नॉर्मली वुड है, तो हम उस गेम को रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो प्लेयर को चोट लगती है फिर तो हम गेम को रोकेंगे। लेकिन अगर वो प्लेयर गिरता है और फिर से उठ जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा गिरने से, क्योंकि गिरना तो खेल का एक पार्ट होता है, प्लेयर खेलते हुए गिरते भी हैं। तो यहाँ पे उसने इंजरी का जिक्र नहीं किया, उसने इतना कहा है कि वो कोर्ट ट्रिप्स एंड फॉल्स डाउन, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली प्लेयर को कंटिन्यू रखेंगे जैसे वो था। उसके बाद है इन विच ईयर डिड बैडमिंटन बिकम एन ओलंपिक स्पोर्ट है, तो आपने याद रखना है कि 1992 में जो है वो बैडमिंटन को बना दिया गया था ओलंपिक स्पोर्ट का पार्ट। उसके बाद है यू आर प्लेइंग अ गेम ऑफ डबल्स विद अनदर टीम, यू आर स्टार्टेड ऑफ द गेम सर्विंग, लेट्स से दैट द स्कोर इज एट 8-5 in favor of you from your field of vision, there where on the court will you serve from and to है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या है कि यहाँ पे डबल की गेम खेले बैडमिंटन की, और जो स्कोर है वो 8 और 5 है और इन फेवर ऑफ यू है, यानी क्योंकि आपको सर्विस मिली है और स्कोर 8-5 है, मतलब ये है कि आपने पॉइंट जीता है और 8 आपका स्कोर है। जब आपका स्कोर 8 है तो इसका मतलब ये है कि आपका स्कोर जो है वो जुफ्त है, ठीक है। और आप कहाँ से करेंगे, आप राइट कोर्ट से सर्व करेंगे ना, तो पूछ रहा है कि फ्रॉम योर फील्ड ऑफ विजन वेयर ऑन द कोर्ट विल यू सर्व फ्रॉम एंड टू है, तो आप कहाँ से करेंगे सर्विस और कैसे और किस तरफ करेंगे, ये पूछ रहा है बेसिकली वो। हम जानते हैं कि सर्व फ्रॉम योर राइट कोर्ट है, हम राइट कोर्ट से करेंगे क्योंकि स्कोर 8 है और स्ट्रेट अक्रॉस द, हम स्ट्रेट तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं होगी। सर्व फ्रॉम योर राइट कोर्ट अक्रॉस टू द लेफ्ट है, सर्व फ्रॉम योर लेफ्ट कोर्ट स्ट्रेट अक्रॉस टू द यहाँ पे, हाँ देखें यहाँ पे है सर्व फ्रॉम योर राइट कोर्ट स्ट्रेट अक्रॉस टू द लेफ्ट है, तो यहाँ पे हम राइट से जब राइट करेंगे तो क्या होगा, देखें हमारा जो स्कोर है ये बैडमिंटन कोर्ट है, ठीक है, ये हमारा नेट है, डबल्स की गेम है, तो हमारा स्कोर जो है वो 8 और 5 है, यानी हमारा स्कोर 8 है। और हमारी टीम का जो प्लेयर राइट पे खड़ा है, ये वाला प्लेयर ये सर्विस करेगा, ठीक है, और ये सर्विस कहाँ करेगा, ये ओपन नेट के राइट कोर्ट पे सर्विस करेगा, तो ये ओपन नेट की राइट साइड पे ये सर्विस करेगा और ये ओपन नेट की लेफ़्ट साइड है, तो राइट से राइट सर्विस होगी, ठीक है, क्योंकि स्कोर जो है वो 8 है और सर्विस डायगोनली होगी, ये अगर आपकी राइट साइड है तो वो उसकी राइट साइड है, इसलिए सर्विस डायगोनली होगी। तो यहाँ पे देखें सर्व फ्रॉम योर राइट कोर्ट स्ट्रेट अक्रॉस टू द राइट है, तो ये ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन रनिंग इंजरी है, हम जानते हैं कि सबसे कॉमन रनिंग इंजरी जो है वो शिन स्प्लिट है, ठीक है, विच ऑफ द, उसके बाद है ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू कम्प्लीमेंट योर रनिंग प्रोग्राम है, अगर आप अपने रनिंग प्रोग्राम को कम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कौन सा बेस्ट वे है, वेट ट्रेनिंग है, बाइसाइकिल है, ईट लिटर टू नो फैट है या स्विम है। देखें इज़ द बेस्ट वे टू कम्प्लीमेंट योर रनिंग प्रोग्राम है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो बाइसाइकिल या स्विमिंग से एक हो सकता है, तो मेरे ख्याल से अगर हम देखें यहाँ पे
यहाँ पे जो स्विमिंग है, बाइसाइकिल है, इनमें से कौन ज़्यादा बेस्ट रहेगा? तो दोनों ही एंड्योरेंस स्पोर्ट हैं, तो आप इनमें से मेरे ख्याल से जो है हम चूज़ कर लेते हैं बाइसाइकिल को, क्योंकि ये एंड्योरेंस डेवलप करेगी बाइसाइकिलिंग। उसके बाद है इन 19, क्योंकि स्विमिंग जो है वो आप बहुत एक थोड़े फासले पर कर सकते हो, लेकिन बाइसाइकिलिंग जो है वो आप ज़्यादा दूर तक कर सकते हो और ज़्यादा एंड्योरेंस डेवलप कर सकते हो बाइसाइकिल से। ज़्यादा एक इजी एक्सरसाइज है, स्विंग मुश्किल है। तो इन 1995 यहाँ पे है हाउ मैनी स्टैंडिंग जंप इवेंट हैव एवर बीन इंक्लूडिंग इन द ओलंपिक्स ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी है। तो स्टैंडिंग जंप इवेंट जो है, मेरे ख्याल से सवाल है ये गलत है, जिस तरह ऊपर वाला सवाल गलत है ये भी सवाल गलत है, क्योंकि स्टैंडिंग जंप इवेंट जो है वो 20th सेंचुरी से पहले थे, इसके बाद कोई भी स्टैंडिंग जंप इवेंट नहीं है ओलंपिक के अंदर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। What is the name of the event in which you swing a ball on the chain around and then hurl it out into the field? हमें पता है कि हमर थ्रो है जिसमें साथ चेन लगी होती है और आप उसको थ्रो करते हैं। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, इन द आउटडोर वुमेन हेप्टाथलॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट कॉन्टेस्टेड है। तो जो डिस्कस थ्रो है वो नहीं होता वुमेन की आउटडोर हेप्टाथलॉन में। उसके बाद है व्हाट डज द सेकंड लेटर इन द एक्रोनियम IAAF स्टैंड फॉर। तो जो IAAF में जो सेकंड लेटर है A, इसका क्या मतलब है? इंटरनेशनल एसोसिएशन या इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब है एसोसिएशन, ठीक है। तो इसका C राइट आंसर है। उसके बाद है विच किक इज़ यूज्ड व्हेन डूइंग बटर। उसके बाद हमारे पास है कि विच किक इज़ यूज्ड व्हेन डूइंग बटरफ्लाई है। तो बटरफ्लाई करते जो किक को हम यूज़ करते हैं उसको हम डॉल्फिन किक कहते हैं। कौन सी किक कहते हैं? डॉल्फिन किक। कहाँ यूज़ करते हैं? बटरफ्लाई में, बटरफ्लाई स्ट्रोक में। इन फ्री स्टाइल द कॉमन नंबर ऑफ स्ट्रोक बिफोर ब्रीथ इज़। आप फ्री स्टाइल के अंदर कितनी स्ट्रोक के बाद सांस लेते हैं? कितनी स्ट्रोक के बाद आप सांस लेते हैं फ्री स्टाइल में? 3 स्ट्रोक के बाद आप अमूमन सांस लेते हैं फ्री स्टाइल में। उसके बाद है द किक यूज्ड व्हेन स्विमिंग बैक स्ट्रोक की। जब आप बैक स्ट्रोक कर रहे होते हो तो आप कौन सी किक यूज़ करते हो? तो आप फ्लटर किक यूज़ करते हो जब आप बैक स्ट्रोक करते हो। बैक स्ट्रोक में फ्लटर किक है और डॉल्फिन किक है बटरफ्लाई में, ठीक है। उसके बाद जो है